और देखिए, निशाना लगाओ सटीक, देश मांगे हैट्रिक। मनु भाकर सबसे धाकड़, बेटी कमाल की और एक मेडल का इंतजार। ये सारी लाइंस मनु भाकर के लिए हैं और मनु भाकर से एक और मेडल की उम्मीद जागी है। इसी बीच जो बड़ी खबर है, जो डिटेल्स है, वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। और ऐसे में पेरिस ओलंपिक में आज भारतीयों की निगाहें टिकी रहेंगी। कहां पर, वो भी हम आपको बताते चले। आज एक कदम दूर हैं मनु भाकर, हरियाणा की बेटी, जहां हैट्रिक का इंतजार हर एक इंडियन को होगा और इतिहास में नाम दर्ज होगा हरियाणा की इस छोरी का, जिसका इंतजार दोपहर 1 बजे के मैच के बाद क्लियर हो जाएगा कि हैट्रिक अपने नाम कर पाती हैं या नहीं। वैसे भी मनु भाकर देश की बेटी, नाम रोशन कर चुकी हैं 2 ब्रॉन्ज के साथ ओलंपिक में शूटिंग को लेकर के। तो आइए, मनु भाकर जिसके पूरे देश में चर्चे हैं, हर एक भारतीय बड़े गर्व से इस बेटी की तरफ देख रहा है। मनु भाकर का सफर है क्या, आइए देख लेते हैं। और 2018 से अब तक का मनु भाकर का सफर आप अगर देखेंगे तो 2018 में यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं और इसके साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड का रिकॉर्ड भी है। 2019 में बात करें तो एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड। तो ये तो रहा गोल्ड वाला सेक्शन, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो 24 का सफर हमारे आपके सामने ही है। आज 1 बजे का इंतजार हम कर ही रहे हैं, लेकिन 2020 भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा है मनु भाकर के लिए, जब अर्जुन पुरस्कार से मनु को सम्मानित किया गया और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल ले आ चुकी हैं। 2024 में पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज अपने नाम कर चुकी हैं। टीम के साथ खेलकर भी एक ब्रॉन्ज अपने नाम कर चुकी हैं। कुल मिलाकर के अब आज का दिन, या यूं कहें 1 बजे का इंतजार, जब हैट्रिक नाम करेगी मनु भाकर। ऐसे में मनु भाकर के माता पिता को भी अपनी बेटी से हैट्रिक की उम्मीद तो जगेगी और लाजमी है। मनु आज 25 मीटर पिस्टल इवेंट में मेडल के लिए निशाना साधेंगी। देश और दुनिया का जो प्यारा जो मनु को आप लोग दे रहे हैं, उसकी हिम्मत जो आप उसको बढ़ा रहे हैं, वो सच्ची में काबिल तारीफ है। मनु के अंदर एक जुनून था कुछ करने का। यदि वो नहीं करती तो मैं उसके पीछे पीछे भाग के मुझे क्या फ़ायदा होता। तो उसकी मेहनत का श्रेय उसी को ही जाएगा। हम तो साथ में जुड़े हैं। ये कहावत है ना कि जब कोई कुछ करना चाहे तो उसकी मदद करो। तो बेटी ने कुछ करना चाहा, हमने उसका साथ दिया तब। और वो शायद ना, वो ऐसी लड़की थी, हम साथ नहीं देते ना तो भी ऊपर हो गया अपना खुद कर लेती थी। इस तरह की जोशीली लड़की है मनु। जिस तरह से ब्लेसिंग, आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिल रही हैं, तो पूरे देशवासियों का विश्वास है जरूर अच्छा ही होगा। जब शूटिंग उसको एक तरह से बोरिंग लगने लगी थी तो उसको वापस उस पे सर ने उसको मोटिवेट किया है और वापस मनु के रूप में प्रेजेंट किया है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। विशेष तौर में मैं बहुत सारे लोगों ने मनु को इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की है, चाहे वह ग्रास रूट पे कोच हो, स्टार्टिंग के कोच हो, सरकार हो, हरियाणा सरकार हो और स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जी, कोच द्रोणाचार्य जसपाल जी, इन्होंने सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। आइए थोड़ी डिटेल्स का रुख करते हैं। जीएस विवेक हमारे साथ स्पोर्ट्स के लिए एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रिया हैं, जहां इस गांव से वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन जीएस, आपसे थोड़ी टेक्निकल चीज़ें जानना चाहेंगे और थोड़ा समझना चाहेंगे इस गेम के बारे में। किस तरीके से मनु ने इनकलकेट किया होगा ये गेम, अगर हमारे दर्शक निशानेबाजी बहुत दिन से सुन रहे हैं, थोड़ा सा आप इसे आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए स्नेहलता, शूटिंग है तो वैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम, क्योंकि आपका जो बुल्स आई होता है और जो आपका स्कोर होता है, दोनों कहीं ना कहीं मैटर करता है। बहुत सिंपल सा है। अगर मैं सिर्फ इस इवेंट की बात करूं जहां पर आज वो मेडल के लिए शूट करेंगी, क्वालिफिकेशन में वो नंबर 2 पर आई हैं और टोटल 8 शूटर्स हैं। 40 शूटर्स से 40 में से टॉप 8 जो होते हैं वो फाइनल में आते हैं और जब 40 से अब 8 होते हैं तो 2 अलग अलग कैटेगरी में शूट करते हैं। लेकिन आज जो है आपको पहले 5-5 के शॉट्स के 2 सीरीज होंगे, जैसे कि आमतौर पर हमेशा होता है, और उसके बाद ये पता चलेगा कि कौन सी रैंकिंग्स में कहाँ है। और जो सबसे नीचे वाले 2 होंगे, उन दोनों के बीच में एक शूट आउट होगा और उसके बाद एक एक करके सब लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। पिस्टल इवेंट मनु भाकर का बहुत ही ज्यादा जो है पेट इवेंट है और 10 मीटर में हमने देख लिया कि उन्होंने क्या कमाल किया। 25 मीटर उनका एक और प्रिसिशन जो है वो भी बहुत अच्छा था और रैपिड राउंड जो है
जिसपे आज फाइनल होगा, वो भी उनके लिए काफी पेट इवेंट है। लेकिन अभी आपने जो है जितनी उनके अचीवमेंट्स बताए, उसके बाद एक ऐसा फेज था स्नेहलता जो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो प्रोडिजी मानी जाती थी, 18 साल की उम्र में हर कोई उनका नाम जानता था, पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप वो जीतने लगी। लेकिन 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, उसके बाद उनके कोच जसपाल राणा और मनु भाकर का पब्लिक फॉल आउट हुआ। इतना फॉल आउट हुआ कि जसपाल राणा तो उनके खिलाफ टी शर्ट भी पहन के घूमने लगे। तो बहुत ही ज्यादा एक्रिमोनियस हो गया था, वो ऐसा लगा था कि दोनों एक दूसरे के साथ आ ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको जो है तारीफ करनी पड़ेगी मनु भाकर की और जसपाल राणा उनके कोच की। दोनों ने अपने ईगो को एक तरफ रखा, देश के लिए, अपने स्पोर्ट के लिए जो है वो दोनों एक साथ फिर आए। 1 मिनट का एक कॉल उन्होंने 12 महीने पहले किया और कहा कि मुझे आपके साथ दोबारा काम करना है। और आपको ये भी बता दें कि उनके जो कोच जसपाल राणा है, उनको 3 साल से उनके पास कोई नौकरी नहीं है, उनके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, लोन लेकर वो फिलहाल काम चला रहे हैं और अभी भी वो सिर्फ मनु भाकर के पर्सनल कोच है, इंडियन टीम के कोच नहीं है। तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस थे और उसके बाद से लेकर यहाँ तक का जो सफर है वो काफी आसान नहीं रहा है मनु भाकर के लिए। लेकिन 2 ब्रॉन्ज वो ले चुके हैं, आज क्वालिफाई किया है नंबर 2 पर। और सबसे खासियत यह है कि स्कोर पर तो वो नंबर 2 है, लेकिन अगर आप बुल्स आई देखे 10.2 जिसे कहते हैं 10 का जो गोला होता है, उसके अंदर भी एक प्रिसिशन होता है 10.1, 10.2, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। और वो 24 बार कल जो है वो मार चुके हैं टोटल 30 में से। वाह, बहुत फैसिनेटिंग साउंड कर रहा है। और हमारे देश में इतने सारे स्पोर्ट्स जिसमें क्रिकेट डोमिनेट करता है जीएस, ऐसे में इस स्पोर्ट्स को लेके लोग क्यूरियस हैं। गुड टू नो। चलिए अब चलते हैं फरीदाबाद, जहां पर मनु भाकर के परिवार के साथ रिया मौजूद हैं। एक्साइटमेंट जाननी बनती है, टेक्निकलिटीज तो आपसे समझ ली। रिया, आप किन किन लोगों के साथ मौजूद हैं, कौन कौन से लोग क्या शेयर कर रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल मनु भाकर सबसे धाकड़, ये जो धुन है ये सब जगह है। और फरीदाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोसाइटी में, जहाँ पर मनु भाकर पिछले कुछ सालों से रह रही हैं। देखिए, उनका परिवार तो अभी वो प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक ये पूरा मुकाबला नहीं होगा तब तक वो अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना करें। लेकिन वो लोग जो पिछले कुछ सालों से मनु की मेहनत को देख रहे हैं, उसके चश्मदीद हैं, उनके नेबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मनु की कुछ कहानियाँ, जो किस्से हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये कहा जाता है उनके बारे में कि हमेशा से ही वो टैलेंटेड रही हैं, एकाग्र रही हैं, एक जुनून उनके अंदर रहा है। देखिए, हमने पिछले काफ़ी सालों से उनको देखा है, जो उनकी एकाग्रता है, जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, उसका कोई मैच नहीं है। मेरे ख्याल पिछले 3 या 4 साल से उसने फैमिली का कोई फंक्शन, कोई इवेंट कहीं भी अटेंड नहीं किया। शी ओनली एंड ओनली शी वर प्रैक्टिसिंग फॉर हर मेडल दिस, और इतनी मेहनत की है जिसका कोई भी जवाब नहीं है और जिसका कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। उन्होंने एक छोटे से गांव से जो झज्जर के पास है, वहाँ से यहाँ इसीलिए शिफ्ट किया 4 साल पहले कि वो करनी सिंह शूटिंग रेंज के पास हों, ताकि उनकी मदर उनको कंपनी कर सकें और वो दिन रात यहाँ प्रैक्टिस कर सकें। उनका जो जज्बा है इस प्रैक्टिस का, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। और आज हम उसका रिज़ल्ट देख रहे हैं जो हमारे सामने है। हम इतने एक्साइटेड हैं आज की इवेंट को लेके। पूरा भारत ये चाहता है और पूरी सोसाइटी ये चाहती है कि उसका मेडल का कलर आज गोल्ड हो और 3 हैट्रिक हो मेडल की और गोल्ड मेडल से हो। और जब मनु यहाँ आएगी इस सोसाइटी में, वी हैव प्लान्ड ए बिग रिसेप्शन फॉर हर, देयर विल बी ए बिग इवेंट। और सब लोग हम इतने एक्साइटेड हैं उसको वेलकम करने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या वेलकम होगा। बिल्कुल, देखिए, तो जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज्यादा है और उनकी मेहनत का कोई सानी नहीं है। ये वो चश्मदीद हैं जिन्होंने देखा है। देखिए, लोगों के साथ 1 बजे तक मैच जरूर देखिएगा ताकि वो एक्साइटमेंट फील कर सकें। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए हम क्या बात करने वाले हैं, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का एक नया मुकाम सामने आ रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुनाव हुआ है। बैकअप के तौर पर ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन का नाम तय हुआ है। इसी हफ्ते उनकी ट्रेनिंग, जो बहुत मुश्किल होती है, वो शुरू होने वाली है। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं। 18 साल पहले वायुसेना में शामिल हुए। अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव भारत के मिशन गगनयान के लिए कारगर साबित होगा। तो कुल मिलाकर के एक और उपलब्धि, जहां अपने इरादों से आसमान छूने वाले लोगों की शक्लें, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहां ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की तस्वीर है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए
बैकअप के तौर पर चुना गया है। अब उन्हें पूरी ट्रेनिंग लेनी होगी और कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन का नाम तय हुआ है। दोनों इसी हफ्ते अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। अगर शुभांशु शुक्ला की बात कर लें तो वो लखनऊ के रहने वाले हैं। 18 साल पहले एयरफोर्स में शामिल हुए और अब उनका अनुभव भारत के लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ये ट्रेनिंग बहुत काम आने वाली है देश के लिए। तो देखिए ये दो बड़ी तस्वीर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और खबरों की, जहां इस वक्त मुद्दा गरमाया हुआ है अयोध्या में गैंग रेप केस को लेकर के। इसे यूपी की सियासत कैसे गर्म है समझने की कोशिश कीजिए। दोनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है आपके सामने रखें। गैंग रेप पीड़ित नाबालिग के परिवार को धमकी मिली है। सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी। समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद राशिद जय सिंह राणा पर केस भी दर्ज हो चुका है। जिला महिला अस्पताल में परिवार को धमकी मिली है। पीड़ित नाबालिग का अस्पताल में इलाज चल रहा है और ऐसे में परिवार को मामला रफा दफा करो नहीं तो भारी पड़ेगा, ये धमकी दी जा रही है। सुलह करने का प्रेशर बनाया जा रहा है। तो अयोध्या का ये पूरा मसला इतना चर्चा में क्यों है, इतनी बातें इसकी क्यों हैं, जरा टाइमलाइन के साथ इसे समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार अयोध्या में हुआ क्या था। मामला पूरा है 12 साल की नाबालिग बच्ची से गैंग रेप का। आरोपियों में एक समाजवादी पार्टी का नेता, उसका नाम सामने आया। समाजवादी पार्टी नेता नाम मोहित और उसका नौकर राजू, ये दोनों गिरफ्तार होते हैं और वारदात का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का, एक नाबालिग 12 साल की बच्ची, उसका वीडियो बनाया, ब्लैकमेल किया गया। और ये सब खुलासा तब हुआ जब वो बच्ची गर्भवती हुई और इसका खुलासा होने के बाद ये जब केस सामने आया तो एक्शन के तौर पर मोहित और उसका नौकर राजू दोनों गिरफ्तार है। लेकिन इस पूरे मामले पर अयोध्या गैंग रेप में पीड़ित जो परिवार है उससे सीएम योगी की मुलाकात हुई है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में रतन शर्मा और भद्रसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा आरोपी मोहित की संपत्ति की जांच की जा रही है, जिस पर बुलडोजर वाला एक्शन हो सकता है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी वीरेश पांडे का, जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। वीरेश, सबसे पहले तो इस धमकी को लेकर के जानकारी दीजिए कि ये इसे लेकर के आगे क्या एक्शन होने वाला है और ये इसके बारे में डिटेल्स क्या हैं। देखिए, रात 11 बजे जिला अस्पताल में जहां पीड़िता भर्ती है वहां पर जो मोहम्मद राशिद है, नगर पंचायत का अध्यक्ष है, और जय सिंह राणा, जिसके खिलाफ तहरीर दी गई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया, राम सेवक दास ने तहरीर दी तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन लोगों ने जाकर धमकाया परिवार को कि अपना मुकदमा वापस कर लो, अपनी चीज़ों को जरा संभाल लो, नहीं तो नेतागिरी कम करो, नहीं तो इस पूरे मामले में एक्शन हम भी लेंगे और हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो हाल में खबर आ रही है, जो मुख्य आरोपी है उसके ठिकानों के लिए बाबा का जो बुलडोजर है वो निकल पड़ा है और साथ ही साथ अयोध्या की जो खाद्य सुरक्षा की टीम है उसकी बेकरी पर छापेमारी शुरू कर दी है। यानी एक्शन जो है योगी सरकार की, अयोध्या प्रशासन का, जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, वो शुरू हो चुका है और जल्द ही उसके ठिकाने जमींदोज होंगे और जो भी उसके अनैतिक नैतिक काम है उसको खंगाला जा रहा है, उसी दिन से खंगाला जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब मुलाकात हुई पीड़िता के परिजनों से तो ये आश्वासन दिया था। वीरेश, आपको रोकना हो रहा है क्योंकि आपने जो एक पॉइंट उठाया है उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में भी हम बताते चले दर्शकों को। क्योंकि मोहित खान की बेकरी पर छापेमारी की जो जानकारी दे रहे थे, इसे लेकर के जो डिटेल ये है कि खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने यह छापा मारा है। बेकरी में जो सामान बन रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। भदरसा में A1 बेकरी नाम से मोहित खान की बेकरी शॉप है और उस पर छापेमारी की बड़ी खबर मिल रही है। यानी कुल मिला के हर एंगल से जांच की जा रही है इस पूरे मामले पे और एक्शन कहां खामी है उसे ढूंढा भी जा रहा है। तो बेकरी पर छापेमारी की खबर, तो इस खबर पर क्या अपडेट आएगी पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। वीरेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद अब ममता बनर्जी ने मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने की मांग की है। नितिन गडकरी ने तो सिर्फ चिट्ठी लिखी है, लेकिन ममता बनर्जी आंदोलन की धमकी दे रही हैं। कहती हैं कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% की जो जीएसटी है, पहले इसे हटाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी थी। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने की मांग की है, लेकिन
कड़े शब्दों में वो कहती है कि आंदोलन भी करेंगे, ये मंजूर नहीं है। हेल्थ सेक्टर में इंश्योरेंस पर लगने, प्रीमियम पर लगने वाला ये जो 18% की जीएसटी है, ये ज्यादा है। देखिए क्या कहना है उनका, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटा देनी चाहिए। 18% के दर से जो लगती है, इसे लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि वो आंदोलन करेंगे, इस मुद्दे को वो यहीं जाने नहीं देंगी, इसे लेकर के वो लड़ाई लड़ने वाली हैं। तो उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि आने वाले वक्त में वो इस मुद्दे को और आगे लेके जाएंगी और जनता के लिए ये महंगाई की मार के साथ किसी भी परिवार की सेफ्टी के लिए, उसके परिजनों की सेफ्टी के लिए जो बीमा ली जाती है उसका प्रीमियम चुकाना होता है, उस प्रीमियम पे 18% जीएसटी का ये मसला, इसे पहले तो नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखा वित्त मंत्री को और अब पश्चिम बंगाल से आवाज आई है। ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में कहा है कि ये तो हटना ही चाहिए और अगर ये मामला यहां पर नहीं रुकता है, इसे नहीं हटाया जाता है, तो अपनी मांग को लेकर के वो आंदोलन तक जाएंगी। इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी की चिट्ठी भी सामने आ गई है। एक तरफ नितिन गडकरी, जीएसटी जिंदगी की अनिश्चितताओं पर टैक्स है, ये इंश्योरेंस सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो। इसके अलावा ममता बनर्जी भी कहती हैं कि ये बोझ है और इससे जनता कहीं बचे ना, अपने परिवार को सुरक्षित करने से। 18% जीएसटी अगर ना चुकाने की कैपेसिटी हो तो आगे क्या करेंगे। और देखिए उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें आई हैं। सोनप्रयाग को गौरीकुंड से जोड़ने वाला जो हाईवे है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। गौरीकुंड वो जगह है जहां से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है, वो पड़ाव है, लेकिन वहां बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और बारिश भी लगातार हो रही है, तो सोचिए कितना मुश्किल हो गया है रेस्क्यू का काम। ऐसे में रेस्क्यू का काम धीमी गति से यानी स्लो है, लेकिन फिर भी अब तक 7000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी हजारों यात्री ऊपर फंसे हुए हैं, जिन्हें वहां से सुरक्षित वापस निकालने की कवायद चल रही है। ऐसे में केदारनाथ में बादल फटने के बाद जो तबाही हुई उसका मंजर भी सामने है। ऐसे में हमारे सहयोगी दीपक रावत ने जो अपनी आंखों से देखा और हर तरफ पत्थर, बोल्डर के टुकड़े गिरे हुए हैं और जो कंडीशन वहां की, उनकी रिपोर्ट से हम आप समझ सकते हैं कि वहां फंसे लोगों को इस वक्त क्या महसूस हो रहा होगा। केदारनाथ में बादल फटने के बाद किस तरह की तबाही आई है दिखाने के लिए एबीपी न्यूज़ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहां से हम दिखाते हैं कि आखिर किस तरह की तबाही इस पूरे इलाके को झेलनी पड़ी। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये वो सड़क है जो सोनप्रयाग को गौरीकुंड से जोड़ता है। गौरीकुंड वो जगह जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है और सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच की ये जगह भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जो मलबा ऊपर से आया बादल फटने के बाद से उसके साथ पूरी की पूरी सड़क को अपने साथ बहा ले गया और बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो सड़क पर गिराए हैं और इस तरीके से जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वो एक एक कर इसी तरीके से इन क्षतिग्रस्त रास्तों से होते हुए सोनप्रयाग की तरफ पहुंच रहे हैं। ये ठीक सामने आपको दिख रहा है, ये सोनप्रयाग की तस्वीर है। सोनप्रयाग ने भी भारी नुकसान झेला है। जो नदी किनारे दुकानें थी, मकान थे, वो सब बह गए हैं, टूट गए हैं। जैसे तैसे लोगों ने उस दिन अपनी जान बचाई। यहाँ पर अस्थायी तौर पर जो रहने की व्यवस्था थी वो भी तहस नहस हो चुकी है। जो कैंप लगाए जाते थे वो भी टूट चुके हैं। तो ये पूरा इलाका देखिए कि किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है और अभी भी लगातार इस पूरे इलाके में बारिश हो रही है और बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में कई अड़चनें आती हैं। अड़चनें कुछ इस तरह की होती हैं कि आप ऊपर की तरफ नज़र दौड़ाएं तो देखिए ऊपर पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो टूट कर गिर रहा है, बड़े बड़े पत्थर टूट कर गिर रहे हैं। इसके नीचे खड़ा रहना बहुत खतरनाक है। ज़्यादा देर तक हम भी यहाँ खड़े नहीं रह सकते क्योंकि इस तरह के ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिर कर आते हैं। अगर किसी के ऊपर ये पत्थर गिरे तो उसकी जान वहीं पर चली जाएगी। तो ये भयानक स्थिति इस पूरे इलाके में है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये टूटा बिखरा रास्ता, ये सोनप्रयाग को गौरीकुंड से जोड़ने वाला मेन नेशनल हाईवे है और ये हाईवे अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसको खोलने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक करीबन 7000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है जो गौरीकुंड या उससे ऊपर केदारनाथ तक फंसे हुए थे। अभी भी बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा लोग ऊपर फंसे हुए हैं जिन्हें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से नीचे लाया जा रहा है। साथ ही हेलीकॉप्टर की मदद से भी इन तमाम लोगों को नीचे लाने की कवायद लगातार जारी है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़ उत्तराखंड।
नेचुरल कैलामिटी जिसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, उसके अलग अलग तस्वीरों से और स्वरूपों से आप अंदाजा लगाएंगे कि लोग इस वक्त कितनी मुश्किल में हैं। इसीलिए हम आपको ग्राउंड पर लिए चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी ऐसी ही जगहों को रिपोर्ट कर रहे हैं। सोनप्रयाग से हमारे सहयोगी दीपक रावत हैं, हिमाचल के शिमला से सचिन कुमार हैं और केरल के वायनाड से आशीष भी जुड़े हैं। सबसे पहले दीपक का रुख करते हैं। दीपक, आप जहां पर खड़े हैं वहां 7,000 लोगों को रेस्क्यू तो किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ऊपर और भी फंसे लोग हैं। जो लोग फंसे हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए क्या सिचुएशन है, क्योंकि उनके घर वाले इस वक्त परेशान होंगे कि वहां क्या व्यवस्था है, कब तक आने की सिचुएशन बन पाएगी। बारिश तो लगातार है। बिल्कुल 7,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक निकाला जा चुका है और अभी कितनी और संख्या में लोगों पर फंसे हुए हैं इसका एग्जैक्ट आंकड़ा भी प्रशासन के पास नहीं है, लेकिन लगातार कवायद चल रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी भयानक तस्वीरें इस पूरी घाटी की हैं। थोड़ा आगे चलकर दिखाते हैं। अपने कैमरामैन से आप थोड़ा आगे आइए। ये देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये वो रास्ता है जो सोनप्रयाग को गौरीकुंड से जोड़ता है और पूरा का जो पूरा हाईवे है वो स्लाइड की चपेट में आया। आप देखिए पूरा रास्ता जो है, पूरी सड़क जो है वो बह चुकी है, खत्म हो चुकी है। इससे आगे नहीं जाया जा सकता। जो लोग उधर फंसे हुए हैं वो वहाँ आपको दिख रहे हैं, खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उन तक मदद पहुँचेगी और वहाँ से निकल पाए। बड़े बड़े पत्थर देखिए आप ऊपर से नीचे गिर कर आ रहे हैं। अभी भी जब बारिश होती है तो स्लाइड काफ़ी ज़्यादा होता है और पत्थर बड़े बड़े नीचे आ जाते हैं। दूसरी बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ऊपर से पहाड़ी के रास्ते से किस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है। ऊपर पहाड़ी की तरफ से आप देखिए तमाम SDRF NDRF के जवान खड़े हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रस्सियां लगाई गई हैं। उन रस्सियों के सहारे देखिए लोगों को लाया जा रहा है और ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है और जितना आसानी से मैं बता रहा हूँ। इसमें अगर एक के भी पैर फिसलते हैं तो सीधा नीचे खाई में गिर सकता है। पत्थर फिसल रहे हैं लगातार, छोटे छोटे पत्थर हैं, ऊपर से भी पत्थर के गिरने का भय बना रहता है। और आप समझिए कि कितनी ऊपर से इनको नीचे आना पड़ रहा है। बहुत ऊपर जाना पड़ता है, करीबन 2 से 3 किलोमीटर ऊपर, और फिर उसके बाद उतना ही नीचे आना है। तो बहुत भयानक स्थिति है। यहाँ से भी निकालना लोगों को एक एक कर मैनुअली वो आसान नहीं है। ये देखिए एक जो रस्सी है वो NDRF के जवानों ने लगा रखी है। इसी रस्सी के सहारे देखिए लोगों को निकाला जा रहा है। सामने बुजुर्ग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं और लगातार 3 से 4 दिनों से इसी तरीके से हजारों लोगों को नीचे लाने की कवायद जो है वो चल रही है। ऊपर सामान के साथ भी लोगों को पहुंचाया जा रहा है क्योंकि जो लोग वहां फंसे हुए हैं बहुत उन तक डिफिकल्ट है सामान भी क्योंकि हरे पहुंचे, भरे खाने पहाड़ पीने हैं का। लेकिन कच्चे हो चुके हैं। दूसरे की उनमें फिसलने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा होगी अंदाजा हम लगा सकते हैं, लेकिन अंदाजा हम आप यहाँ बैठ के बिल्कुल नहीं लगा सकते जो हिमाचल में हो रहा है। शिमला में बादल फटने के बाद जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देख के बस डर सकते हैं और ऐसे में राहत बचाव का काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर क्या है, हम आपको ये बताएं कि हिमाचल के शिमला में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि बादल फटने के बाद जो भारी नुकसान हुआ है उसमें अभी भी थोड़ी उम्मीद ढूंढी जा रही है कि किसी के बचे होने की गुंजाइश हो तो उसे रेस्क्यू कर लिया जाए। यानी शिमला में अभी भी तबाही के निशान इतने गहरे हैं कि लोगों को ढूंढा जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन लोकेशन बढ़ती जा रही है। लाहौल स्पीति का नाम जुड़ गया है जहां बादल फटने की खबर आई। बुधवार रात को शिमला के स्मेज गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। आज तीसरा दिन है जब बचाव कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि जो लापता लोग हैं उनको ढूंढा जाए। कुल 36 लोग हैं इस गांव के जो लापता हैं। 36 में से 33 जो हैं वो शिमला ज़िले में पड़ते हैं और 3 जो हैं वो कुल्लू के हैं। दरअसल ये नाला जो है इसके उस पार जो है शिमला ज़िला पड़ता है और इस जहां हम हैं ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जगह पड़ती है। पर तबाही किस कदर थी उसका आप ये मंजर देख लीजिए। ये एक स्कूल की इमारत है, आप देख सकते हैं यहाँ ट्रॉफी है, अभी भी एक जो बच्चों की है स्कूल की है, ये स्कूल की बिल्डिंग्स हैं। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि किस तरीके की तबाही जो है इस गांव में झेली है। पूरा का पूरा स्कूल जो है वो बर्बाद हो गया है। 36 लोग अभी भी लापता हैं जिनको ढूंढने के लिए बचाव कर्मी जो हैं कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक 2 दिन में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। वजह क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जो हैं उस बादल फटने की वजह से इस नाले में आए हैं। कई फीट मलबा जो है साथ में आया है, जिसकी वजह से उन शवों को ढूंढना, लोगों को ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल जो है काम है। आप देख सकते हैं कार जो है सामने जो है एक फंसी पड़ी है जब ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लैश फ्लड जो है आया था। सामने भी स्कूल की इमारत है जिसमें गाद भर गई है, जो अब स्कूल चलाने लायक जो है नहीं बची है।
सामने हैं, बचाव कर्मी काम कर रहे हैं, जहां ढूंढने की कोशिश भारतीय सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, तमाम जो बचाव कर्मी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लापता लोग हैं उनको ढूंढा जाए। सचिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन अब हम सीधे लिए चलते हैं सचिन के पास ही, जिन्होंने तमाम स्पॉट्स पर जाके सिचुएशंस देखी हैं। सचिन, पहाड़ के लोगों की जिंदगी का हर सीजन का है कि वो अपना सामान बहते देखते हैं, लेकिन जिनके अपने बह गए हैं, जिन्हें अभी भी ढूंढा जा रहा है, उन्हें लेकर के क्या रिपोर्ट है? जी देखिए, कुल 36 लोग हैं इस गांव के, स्मेज गांव के, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, वो लापता हैं। तो फिलहाल ढूंढने की कोशिश जारी है, पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे पत्थर हैं, गाद है। आपको अगर सामने तस्वीरें दिखाऊंगा मैं, तो एनडीआरएफ के जवान लगे हैं, भारतीय सेना के जवान लगे हैं। सेना द्वारा एक पुल जो है इस नाले के ऊपर बना दिया गया है। ये नाला जो आप देख रहे हैं, पिछले कल ये नाला भी छोटा था, पर बारिश हो रही है, पहाड़ों में बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, अभी भी बादल हैं, पूरी रात बारिश हुई है, तो ये नाला जो है पिछले कल के बजाय 5 गुना पानी इसमें जो है हो गया है। तो फिलहाल कोशिश है बचाव कर्मियों की कि किसी न किसी तरीके से जो लोग लापता हैं उनको ढूंढा जाए। तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा ये इस नाले का, इस जगह से ये स्ट्रेच है जहाँ पे ये सतलुज नदी के साथ मिलता है ये नाला। तो उस नाले में ये कोशिश है कि जो लोग लापता हैं उनको ढूंढा जाए, या फिर यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर नीचे जो है बांध के ऊपर जो है फिर फोकस रहेगा कि वहाँ पे अगर कुछ शरीर जो हैं आते हैं, अटकते हैं, तो वहाँ पे भी एक फोकस जो है वो रखा जा रहा है। और फिलहाल तीसरा दिन है आज, और पिछले 2 दिन में कोई कामयाबी जो है बचाव कर्मियों को नहीं मिली, क्योंकि ये इतना मुश्किल काम है, इतना चैलेंजिंग काम है। बादल इतना ज़बरदस्त फटा था पहाड़ के ऊपर, इतना ज़्यादा पानी था कि इसको काम को करना जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मालूम नहीं है कि कहाँ बॉडी हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। तो एक कोशिश कर रहे हैं बचाव कर्मी यहाँ पे जो है। कुल मिलाकर हिमाचल की स्थिति की बात करें तो ये शिमला है, इसके साथ ही कुल्लू ज़िले में जो है बागीपुल गांव पड़ता है, वहीं पे बचाव कार्य जो है वहाँ पे भी चला है, क्योंकि वहाँ भी कुछ लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा मंडी में जो है, मंडी में आपदा हुई है, वहाँ भी बिल्कुल जो बिल्कुल बचाव का सचिन, काम है ये वो चला हुआ तस्वीरें है। डरा रही हैं, और ऐसे में कितना चैलेंजिंग है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, आप समझ सकते हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है जहां लगातार चल रहा है। वो जगह है केरल का वायनाड। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है, अब तक 344 लोगों की मौत हो चुकी है, 3000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, 300 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सेना, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। सीधा रुख करते हैं आशीष का। आशीष, जहां वायनाड में जिंदगी की जंग चल रही है, रेस्क्यू टीमें कितनी आगे बढ़ी हैं और क्या कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, बताएं। देखिए, आज रेस्क्यू और सर्च का 5वां दिन है। 358 मौत का आंकड़ा है, 200 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। अस्पताल में अभी भी 42 लोग 82 लोग एडमिटेड हैं। अगर हम बात करें कितने लोग रिलीफ कैंप में हैं, 92 रिलीफ कैंप है, करीब 9300 से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप है। ये बताता है इस पूरे लैंडस्लाइड की इंटेंसिटी, कितना बड़ा एरिया प्रभावित हुआ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कैसे अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। आज के राहत और बचाव कार्य में ख़ास तौर पे टेक्निकलिटीज़ का यूज़ हो रहा है। ज़मीन पर स्निफर डॉग्स हैं, ख़ास तौर पे स्निफर डॉग्स आर्मी से मंगाए गए हैं, उसके अलावा केरला पुलिस के हैं, उसके अलावा तमिलनाडु से स्निफर डॉग्स आए हैं जो ज़मीन के नीचे मलबों में दबे शवों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड के स्पेशल रडार हेलीकॉप्टर्स लो लेवल फ्लाइंग इसी रिवर बेड के ऊपर करेंगे और कोशिश करेंगे पता लगाने की कि क्या अभी भी मलबों के नीचे कोई शव दबा हुआ है। इंडियन आर्मी के स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स मंगाए गए हैं दिल्ली से, वो ड्रोनों को फ्लाई करके जंगलों के और इस नदी के नीचे 40 किलोमीटर तक सर्च करने की कोशिश की जाएगी। तलाशी अभियान चलाया जाएगा ताकि पता चले कि अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। मिसिंग का नंबर अभी भी बहुत ज़्यादा है। कैसी हैं वहाँ पे, और जो लोग शिविर में हैं उनकी क्या कंडीशन है? जी, अगर हम बात करें 92 जो रिलीफ सेंटर्स हैं, रिलीफ केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर 9300 से ज़्यादा लोग रखे गए हैं। उनको हर एक तरीके की सुविधा प्रदान की जा रही है। अभी तक
चाहे वो चुरलमला गांव हो जहां हम खड़े हैं, या ऊपर के गांव मुंडके ही हो जो पूरी तरीके से तबाह है, वहां लोगों की वापसी नहीं हुई हो। तो ये लोग पिछले 5 दिनों से राहत शिविरों में ही हैं। उनको गवर्नमेंट की तरफ से हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। बेचैनी के साथ अपना घर अपनों को खोने के बाद राहत शिविर में बस सर छुपाने की जगह, और कुल मिलाकर के नेचुरल कैलामिटी क्या होती है, और इसके लिए सिर्फ जो लोग सुरक्षित हैं प्रार्थना कर सकते हैं कि बारिश रुके और जिंदगी किसी तरीके से पटरी पर आए। मुश्किल रिपोर्टिंग है, आप सभी डटे रहे। आपका शुक्रिया तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए हमारे तीनों सहयोगियों का। झारखंड की बात करें, गुरुवार की रात से हो रही लगातार बारिश के बाद लोगों की जिंदगी बेपटरी हो चुकी है। कई इलाकों में बाढ़ सा मंजर है। राहत और बचाव के लिए पहली बार एनडीआरएफ को उतरना पड़ा। सोचिए, पहाड़ों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात होती हैं, हर साल का होता है बारिश के बाद का ऐसा ही माहौल, लेकिन रांची में एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला है। इतनी बारिश, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अपने ही घरों में फंसे लोगों को बचाने की कवायद जरा ये देखिए। झारखंड के रांची से है, राजधानी रांची, जहां पर ये बहता हुआ पानी किसी पहाड़ का नहीं है, बल्कि यहां सड़क पर इस तरीके से पानी बह रहा है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल, अपने घरों में बंद लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। ऐसे में एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला, लोगों को उन्हीं के घर से सुरक्षित निकाल करके सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। 35 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है, और अव्वल यह है कि आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। बारिश कब तक होगी ये किसी को नहीं पता। रांची में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ का जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। रांची के जो निचले इलाके हैं वो पानी से पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हम अभी रांची के पंडरा स्थित एक मकान में मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं इस मकान का क्या नज़ारा है। पानी जो है वो पूरे घर में भर चुका है, घर के सामान पानी में तैरते नज़र आ रहे हैं। हम अब दिखाते हैं आपको रांची के इस मकान के अलग अलग कमरों की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो इस मकान में भर चुका है। लोग पानी से इतने परेशान हैं, और यहाँ के जो सामान सब है वो उठा करके मेज के ऊपर रखा गया है ताकि सामान जो है वो ख़राब ना हो सके। हमारे साथ घर के कुछ सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस तरह जो पानी का जल जमा हो रहा है इसका कारण क्या बना हुआ है। भैया क्या नाम हुआ आपका? श्याम कुमार। क्या कारण मानते हैं इस तरह से घर में पानी घुस जा रहा है? नाला का अतिक्रमण, सब नाला के ऊपर सब घर बना लेने के कारण पानी का निकासी नहीं होने के कारण ये समस्या है, और ये पिछले 24 घंटा से इसमें पानी जमा हुआ है। इस तरह से घर में पानी भर जा रहा है, क्या कारण मान रहे हैं? इसका मुख्य कारण है ये नालों पर अतिक्रमण और नालों की उचित सफाई नहीं होना समय पे। गवर्नमेंट को चाहिए कि बरसात के पहले सभी नालों को अच्छी तरह से सफाई हो जाए, जहाँ पे कचरा जमा वहाँ पे कचरा हटा दिया जाए, पर अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई कार्य किया गया है। कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं ऐसे में? देख ही रहे हैं, काफ़ी तकलीफ है। रात भर हम लोग जगे हुए हैं, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, खाना पीने का कुछ है नहीं, खाना हम लोग बना नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो काफ़ी तकलीफ है। कारण मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे जो आगे में कुछ छोटी पुलिया है, वो पुलिया का मुंह पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था, और जिससे के कारण वहाँ पानी आसानी से निकल जाता था, पर अब वो पुलिया को छोटा कर दिया गया है, जिसके कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। और दूसरा कारण है कि उस नाले के आसपास बहुत सारे ऐसे घर बन चुके हैं जिनको नहीं बनना चाहिए था। नाले के ऊपर ही अतिक्रमण करके वो घर बना चुके हैं, तो जिस कारण पानी का निकासी प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा है।